नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमने क्लास 12th के और क्लास 11th के काफ़ी सेशन किए और साथ ही आज हमने क्लास 10th का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस उठाया है, जिसके अंदर हमने बात करना है डाइजेशन की। इसको आप अभी तो फिलहाल क्लास 11th में ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसे रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास 10th में दिया हुआ है। इसलिए आगे क्लास 11th में जो लोग बायो लेते हैं उनके लिए ये रिमूव कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आप चाहे एज ए क्लास 11th पढ़ें या एज ए क्लास 10th पढ़ें ये आपके दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर एक पार्ट है डाइजेशन, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे और उनमें होने वाले डाइजेशन की कि कौन कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं, किस किस तरीके से उनमें डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले डाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये आप क्लास से 7th 8th 9th से आप पढ़ते आ रहे हो। 9th में तो नहीं है, क्लास 7th और 8th में आपको मिलेगा। साथ ही साथ फिर आगे आप आओगे तो 10th में मिलेगा और फिर 11th में। ठीक है, तो डाइजेशन में आपने सिंपल पढ़ा कि हम जो भी खाना टेक इट करते हैं और खाना खाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, माउथ के थ्रू च्यूइंग करते हैं। दैट इसके बाद आपके एलिमेंट्री कैनाल के रास्ते वो सीधे कहाँ एंट्री कर जाता है, स्टमक में, और स्टमक में डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद देन वो सीधे चला जाता है पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक डाइजेशन के रास्ते वो सीधे कहाँ एंट्री कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हुए फाइनली एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ये एक कॉमन प्रोसेस पड़ी होगी। तो सबसे पहले इसे अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो डाइजेशन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। डाइजेशन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसे हम फिजियोकेमिकल मेथड के थ्रू पहले माउथ से हम बाय टीथ च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर धीरे देन अंदर एंट्री करवाएंगे, एंजाइम्स मिक्स करेंगे और देन फिर अंदर एंट्री करवाएंगे इसोफेगस के रास्ते स्टमक में। ठीक है, तो ये क्या है? इसे आप बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट मीन्स फिजियोकेमिकल, फिजिकली दांत से चबाते भी हैं, तोड़ते भी हैं, और केमिकली मतलब उसमें एंजाइम्स वगैरह मिक्स करते, तो ये फिजियोकेमिकल मेथड भी है। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, अब ये जो भी आप दाल चावल सब्जी ये सब चीज़ें खाते हो ना, ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, और इसका जो सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आपको जो मिलता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसे तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स सिंपल फूड मटेरियल में। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट इनटू या चेंज इनटू या ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की हेल्प से हम इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। उसको बोलते हैं क्या? डाइजेशन। और डाइजेशन को एक तरीके से ये भी पढ़ा होगा कि इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक मतलब केटा प्लस एना, केटा मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द एनर्जी, एंड डाइजेशन के बाद जो एडिंग होती है एनर्जी उसको, तो केटा मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, और एना मतलब एडिंग ऑफ द एनर्जी, है ना, आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो इसको बोलते हैं केटा और एना। तो क्या है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट या in which complex food material break down into simple food material with the help of enzymes, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आप इसमें लिखा हुआ देखा होगा कि it is a biological process in which complex food material break down into simple food material in the presence of enzymes is called digestion। ये तो हुआ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम to perform digestion process it have consist mouth, that means buccal cavity, esophagus, stomach, intestine, and large and small intestine with pancreatic and liver, ये all digestive organ participate in digestive system। ठीक है, तो ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आएंगे। अब हम दैट मीन्स प्रोसेस की बात करेंगे या हम टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, प्रोसेस की या टाइप्स की। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। टाइप्स की बात करेंगे या डाइजेशन की बात करेंगे अगर, तो इसमें दो तरीके के देखने के मिलेंगे डाइजेशन, एक एलिमेंट्री कैनाल में और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को काउंट करें
तो ये पूरा अप्रॉक्स ऐसा कहा जाता है 9 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। कहाँ से लेकर के, माउथ से लेकर के आपके एनस तक की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 9 मीटर। और लगभग 6.5-7 के करीब होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और 2 के करीब होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, 1.5 या 2 के करीब, ठीक है। और बाकी आप माउथ वाला काउंट कर लें तो एटलीस्ट कुल मिला के 8-9 मीटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ, इसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाट या लीवर, उसके बाद स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। ग्लैंड्स में यही आएंगे ना, पैंक्रियाटिक और लीवर ग्लैंड्स, ठीक है। वैसे और गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह होते हैं, लेकिन वो तो स्टमक के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डाइजेशन इन माउथ की। तो डाइजेशन इन माउथ की अगर बात करेंगे तो डाइजेशन सबसे पहले हम डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होता है, माउथ से ही होता है। जनरली लोगों को पता है कि स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट होता है, जबकि ये रॉन्ग है। डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, क्योंकि सबसे पहले क्रशिंग और एंजाइम का मिक्सिंग हम वही करते हैं, ठीक है। तो माउथ में अगर बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। फर्स्टली टेक इट फूड, है ना, सबसे पहले हम माउथ में फूड लेंगे, देन उसे च्यूइंग करेंगे या स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगे, और उसके बाद एंजाइम्स में मिक्स करेंगे। एंजाइम्स कौन कौन से आते हैं, तो उसमें डायस्टेज आता है, और जिसे हम माल्टोज बोलते हैं। साथ ही साथ वैसे टाइलिन है, टाइलिन में ये सब मिक्स होते हैं, टाइलिन एंजाइम्स का नाम है। उसके अंदर ये डायस्टेज एंजाइम या उसे माल्टोज कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ लाइसोसोम होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह को क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डाइजेशन का स्टार्ट हो माउथ से। फर्स्टली टेक इट फूड इनसाइड माउथ, दैट इज दैट प्लेस कॉल्ड बुकल कैविटी। जिस माउथ के अंदर हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, ये अपना अंदर वाला पोर्शन जो है वो किसके अंदर आएगा, बुकल कैविटी के अंदर आएगा, पूरी वो खाली जगह, ठीक है। फूड टेक इनसाइड माउथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। हाँ, एक चीज आपने पढ़ा होगा कि हम फूड को लेना क्या कहलाता है, इंजेशन। डाइजेशन दो चीज से मिलकर बना है, इंजेशन प्लस इजेशन, ठीक है। इंजेशन में फूड हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और इजेशन मतलब हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी तो हम इंजेशन किए हैं माउथ के अंदर, ठीक है। इसमें आपको पता होगा कि टीथ वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कभी कभार डेंटल फार्मूला वगैरह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपके जो टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर, मोलर, तो ये आप शुरू से आप देखते हो तो ये इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर इसके बाद आपका देखोगे तो प्रीमोलर, फिर मोलर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं, ऊपर और नीचे मिला के आपके वैसे 32 होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आपको 20 ही मिलेंगे। तो ये जो रेशियो दिया हुआ ना कि इंसीजर कितने हैं 2, कैनाइन कितने हैं 1, और प्रीमोलर अभी डेवलप नहीं हुए हैं छोटे बच्चों में, इसलिए क्या है 0। यहाँ के दांत जो हैं यहाँ के डेवलप नहीं हुए, लास्ट के जो पहले वाले दांत होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं मोलर, तो मोलर डेवलप हो चुके हैं 2, ठीक है। तो ऐसे मिला के कितना हो जाएगा आपका, ये 2, 3, ठीक है ना, और एक ये 5। अब आपको पता है 5 ये हो गया कितना, 2, 3, 4, 5, 5 5 दूनी 10। अब ये 10 तो ऊपर वाले हो गए, ठीक है ना। देखिए इधर अगर मिला दें तो ये हो गया 5, ये हो गया इधर 5, और नीचे के भी देखोगे तो ये 5 और इधर वाले 5, टोटल मिला के कितने हो गए 20, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये केवल एक साइड का दिया हो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये ऊपर का और नीचे का एक साइड का। अब इधर भी आप काउंट कर लोगे तो 20 हो जाएंगे। यही चीज़ अब चाइल्ड के बाद अगर हम यंग में देखेंगे, ठीक है, एडल्ट में, तो एडल्ट में आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर में 2, 1, 3 और 2। इसमें बड़ा कौन सा गया, एक बढ़ गया मोलर में, और 2 बढ़ गए प्रीमोलर में। इस तरीके से कुल कितने आपके बढ़ गए, 3 और एक 4, 4 दांत आपके बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, और इसका 2 1 2 3, ये किसका है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर में यंग का, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसके अंदर 2 3 4 5, 5 5 3 8 8 दूनी 16, और 16 ये एक साइड का है, एक साइड का इधर 16, 16 16 32। तो ये 32 आराम से है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे टीथ है ना, वो विजडम टीथ जिन्हें बोलते हैं, वो बाद में आते हैं, लगभग 28 के आसपास आते हैं। हमारे पूरे दांत अभी भी आप काउंट करोगे ना तो आप लोगों को पूरे दांत नहीं होंगे, अगर कोई 25 के पहले की एज का या 20 के आसपास का है तो नहीं होंगे। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें डाइजेशन में, तो सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर टेकिंग फूड इनसाइड माउथ, क्रशिंग बाय टीथ
ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस दैट डाइजेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा इसके अंदर कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में फूड को तोड़ेंगे और जो उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलेगा उसको क्या करेंगे हम, देन उसको हम एंजाइम की हेल्प से उसे मिक्स करेंगे और उसे मिक्स करने के बाद हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलेंगे उसे, बोलस। फिर जब ये आपके स्टमक में जाएगा तो उसे बोलते हैं काइम। तो अभी क्या है, ये बोलस फॉर्म में है, ठीक है। किसके अंदर है, माउथ के अंदर है। अच्छा, इसमें मिक्स करने का जैसे आपका स्टार्च हो गया, इसे सैलिवरी अमाइलेज की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे और कन्वर्ट करेंगे जिसमें शुगर में, डाइजेस्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट करेंगे, शुगर में। अच्छा, एंजाइम्स की बात करेंगे ना, सैलिवरी एंजाइम में टाइलिन आता है, डायस्टेज और माल्टेज, साथ ही साथ लाइसोसोम आता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का काम मैंने बता दिया। बहुत सारे आप फूड देखा होगा कि छोटे बच्चे कुछ भी माउथ में खाते रहते हैं, है ना। देखा होगा कि मिट्टी वगैरह ही खाते रहते हैं। तो सोचो कि उस समय उनको कौन प्रोटेक्ट करे माइक्रोब से। तो हमारी बॉडी में गॉड ने कितना बड़ी सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है कि आप माउथ में मिट्टी वगैरह भी खाते होगे। कुछ बच्चे भी देखा होगा कि वो पेम, जिसे चौक या बत्ती कहते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों ने खाया होगा। तो सोचो वो कैसे प्रोटेक्ट करते, वो तो पूरे हमारी बॉडी में ही जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे जो माइक्रोब्स वगैरह या बहुत हार्मफुल जो चीज़ें हैं उसे हमारा एंजाइम्स जो है ये डाइजेस्ट कर देता है या उसे एक तरीके से ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा इसके अंदर, है ना, ठीक है। देन इसके बाद अब यहाँ हमारा बोलस बन गया, डाइजेस्ट होके वो एंजाइम में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है उसे कहाँ पहुँचाना, स्टमक में। स्टमक में कैसे पहुँचेगा, तो ईसोफेगस के रास्ते पहुँचेगा। हमारे यहाँ एक नली है, एक कैनाल है, हम अभी डायग्राम में दिखाएंगे। एक नली, एक कैनाल है, ये कैनाल के रास्ते क्या करता है, ये आपका ईसोफेगस, ये माउथ है, ये ईसोफेगस है। इसी रास्ते ये धीरे धीरे जाएगा। अब आपने देखा होगा कि हमारी ईसोफेगस की जो कैनाल है पतली है। सोचो अगर इसको चौड़ी कर दिया जाए तो फूड क्या होगा, धड़ाम धड़ाम गिरेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई पत्थर मार रहा हो, आपके स्टमक में चोट लगेगी, है ना। मतलब ऐसा फील होगा कि ऐसे चोट लगेगी, धड़ाम धड़ाम। इसीलिए क्या किया गया, नली जो है सक्रिय कर दिया गया है। वो फैल सकती है, रबर जैसे है। तो फूड जब भी जाता है एक गोले के फॉर्म में, गोले के फॉर्म में, तो आराम से धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना। कैसे, आप जैसे कोलगेट खत्म हो जाता है तो आप एकदम उसको निचोड़ निचोड़ करके निकालते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये फूड आराम आराम से जाता है। इस फूड को बोलस मूवमेंट फ्रॉम माउथ या बुकल कैविटी इनटू स्टमक बाय ईसोफेगस थ्रू द पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। पेरिस्टोलिसिस मतलब धीरे धीरे, सीरीज बाय सीरीज, वन बाय वन करके, आराम आराम से पहला फूड डाइजेस्ट होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट फूड आएगा डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। किसमें, ईसोफेगस के अंदर। तो ईसोफेगस क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अप्रॉक्स इसकी 24 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो लेंथ वगैरह ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया, लॉन्ग। उसके बाद अगर बात करेंगे, इट रिसीव्स द फूड इन बोलस फॉर्म। सही बात है, जब माउथ से निकलेगा तो गोले के रूप में निकलेगा, उसे हम बोलस बोलते हैं। फूड मूव फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। इसोफेगस के थ्रू आएगा पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस, ये मैंने बता दिया है आपको, तो इतना आप ध्यान रखिए। आई होप ये सीरीज आपको इधर साइड के समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे का डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले फिर आता है स्टमक, माउथ में हो गया डाइजेशन। अब किसकी बारी आती है, स्टमक की, ठीक है। तो स्टमक की जब बात हम करते हैं तो स्टमक हमारा क्या है, जस्ट ईसोफेगस के नीचे यहीं पे है आपका, ठीक है। ये स्टमक है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे ना ये, ठीक है। तो जब स्टमक की बारी आती है तो स्टमक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डेटा की बात करें तो इट इज़ अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इन द फॉर्म ऑफ बोलस। सही बात है, मैंने पहले भी बोला था कि ये माउथ से इसोफेगस के रास्ते ये बोलस के फॉर्म में एंट्री करेगा, फिर बनाएगा काइम। काइम कहाँ बनाएगा, ये आपका स्टमक में बनाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स, इस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। याद रखिए कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बना हुआ है, उसी तरीके से इंटेस्टाइन की भी वॉल जो है कार्डियक मसल्स की बनी होती है, इसलिए इसको दूसरे पार्ट को कार्डियक बोल दिया गया है। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। ये अभी इसमें हम डाइजेशन वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो देखिए ये है फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, 3 हिस्सों में डिवाइड है। ये है नोच, ये है माउथ,
यहाँ से फूड निकला, ये ईसोफेगस के रास्ते सीधे एंट्री किया है स्टमक में। याद रखिएगा यहीं से पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस करता है, ये ईसोफेगस के रास्ते। और ये जो बीच में यहाँ सॉरी ये है, ठीक है ना, ये इस, और यहाँ जो बीच में लगा हुआ ये क्या है, ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या है, आपके दो रास्ते होते हैं, एक होता है एयर वाला, एक होता है फूड वाला। एयर वाले की अगर बात करेंगे तो जब ऑक्सीजन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फूड साइड बंद हो जाएगा। लेकिन अभी क्या, अभी फूड आ रहा है तो इसको कहाँ बंद कर देते हैं, अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं एयर वाले पे, एयर वाले साइड, एयर वाले साइड। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी फूड और वो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन ले लिया और फूड भी अचानक जल्दी जल्दी खा लिया, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन तो आ गया, लेकिन जब बाहर निकालने की बारी आती है तो गले में फूड अटक जाएगा। यहाँ प्रेशर बनता है, ठीक है ना, आपके लंग्स में, और प्रेशर की वजह से ये झटका देता है तो आपको हिचकियाँ वगैरह आती है। या कह लो कि फूड इतना ज़्यादा जब आप खा लेते हो, ये डायफ्राम, इसके नीचे होता है डायफ्राम, ठीक है, पैंक्रियाटिक के आसपास होता है डायफ्राम। वो डायफ्राम पे जब प्रेशर पड़ता है, झटका पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है ना। और जब ऊपर की तरफ धक्का देगा तो आपको क्या आएगी, हिचकियाँ आती है। तो आप ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आती है ना। अब जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी उसी को ऐसा दिमाग आइडिया आएगा, खुरापाती दिमाग, ठीक है। तो हालांकि ये उसका रिस्पिरेटरी का पार्ट है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए यहाँ बता दिया क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि आप खाना खाते हो तो हिचकियाँ वगैरह आने लगती है। तो ध्यान रखिएगा, गले में जब खाना फंस जाएगा ना तो एयर बाहर नहीं आ पाती, इसीलिए झटका लगता है डायफ्राम से। और साथ ही साथ डायफ्राम पे लोड या प्रेशर पड़ने के बाद जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो लोड या प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो डायफ्राम ऊपर एयर पंप नहीं कर पाता, झटके नहीं दे पाता, और आपको फिर हिचकियाँ टाइप की आती है ना, हिकअप आती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अंदर हम बात कर रहे थे स्टमक की, तो स्टमक 3 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी रखते हैं, ठीक है ना। इसी स्टमक के अंदर देखिए फंडस, ये ऊपर वाला फंडस है जहाँ पहले फूड एंट्री करेगा, फिर कार्डियक है, ठीक है ना, कार्डियक में जहाँ फूड आके धीरे धीरे एंजाइम में मिक्स होना शुरू होगा, फिर आता है पाइलोरिक जहाँ कंप्लीट डाइजेशन इसका हो जाएगा और वेस्टेज फूड मटेरियल बॉडी के बाहर एंट्री करेंगे। तो मेन डाइजेशन कार्डियक से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एंजाइम्स की। तो इसमें गैस्ट्रिक एंजाइम में HCl भी आता है, HCl के अंदर पेप्सिन, रेनिन, है ना, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हुआ है, उसके बाद का डाइजेशन आपको, दैट मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, आपका स्टमक में। और उसका फैट का, लिपिड का डाइजेशन कहाँ होता है, ये ड्यूडेनम, दैट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है, किसकी हेल्प से, लीवर से निकला बाइल जूस और पैंक्रियास से निकला पैंक्रियाटिक जूस। तो ये आपको दिमाग में कंसेप्ट में रखना है कि हमारा प्रोटीन का और फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता, उसके लिए सब अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर गैस्ट्रिक एंजाइम की बात करेंगे तो इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए कि मैंने पहले भी बता दिया था। अब HCl, इसको फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका pH वैल्यू वगैरह भी मैंने आपको निकलवाया था, जो क्या आया था, लगभग 1.5 से 3.5 के करीब आया था। इट हैव एसिडिक pH वैल्यू। एसिडिक क्यों, क्योंकि आपको पता है जब pH वैल्यू निकालते हैं तो जो pH स्केल होता है 1 से 14 तक होता है, 7 उसका बीच वाला न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगर आप 1 से 7 तक जाते हैं तो एसिडिक, और 7 के बाद जाते हैं तो, या 7.5 के बाद जाते हैं तो वो होता है बेसिक नेचर। अब बात आती है ये हाई एसिडिक है या लो एसिडिक है। तो मैंने बताया था कि अगर 1 से लेकर के 3-4 के करीब है आपका pH वैल्यू तो ये हाई एसिडिक है। 1 हाई एसिडिक, फिर 2 उससे कम एसिडिक, फिर उससे 3 उससे कम एसिडिक। इस तरीके से ये एसिडिक क्या होता है, जैसे जैसे जितना लो pH वैल्यू होगी उतना हाई एसिडिक होगा, जितना हाई pH वैल्यू होगा उतना क्या होगा, लो एसिडिक होगा। यही चीज़ बेसिक में भी होता है, जितना लो pH वैल्यू उतना बेसिसिटी। 7 के बाद की बात कर रहा हूँ, 7 के पहले नहीं। आप 1 को भी मान सकते हैं, 1 भी लो बेसिसिटी है, तभी तो एसिडिक नेचर है। तो अगर एसिडिक नेचर कम होगा तो बेसिक ज़्यादा होगा, बेसिक कम होगा तो एसिडिक ज़्यादा होगा, अगर बीच में आएगा तो न्यूट्रल होगा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ इसका pH वैल्यू कितना ध्यान रख लीजिएगा, 1.5 से 3.5 के करीब। ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी वैसे pH वैल्यू फिक्स है। उसके बाद इट मेक्स एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक फूड। अब एक बात और कंसेप्ट समझना आपको, देखिए यहाँ से जो फूड आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये उसी फूड को डाइजेस्ट करेगा जो एसिडिक मीडियम वाला होगा। अब यहाँ से जो फूड आया तो वो तो कार्बोहाइड्रेट है, वो तो एसिडिक नहीं है, एक तरीके से बेसिक या न्यूट्रल नेचर का है।
तो आप यहाँ लाने का मतलब है कि उसे पहले एसिडिक बनाओगे फूड को। तो जैसे ही फूड यहाँ एंट्री करता है ना, तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, एक एक ऐसा समझो कि इस ट्यूब में यहाँ से फूड आ रहा है, यहाँ पे या ऐसा यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे स्प्रिंग टाइप की लगी हुई है। यहाँ क्या लगी हुई है, ऐसे स्प्रिंग। जैसे फूड इसके ऊपर आएगा तो ये इसको रियलाइज हो जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ जितने लगे हुए म्यूकस ग्लैंड के आसपास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम हैं उनको रिलीज कर देगा फटाफट। ऐसे जैसे पिचकारी नहीं मारते उस तरीके से यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये निकलना शुरू होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे निकलना शुरू होगा, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा, क्लियर। और वो पूरा फूड में मिक्स करेगा। तो फंडस की बात करेंगे, ये एंटरिंग पॉइंट है, कार्डियक में आके पूरा मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद यहीं इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। अच्छा, बात आती है कि स्टमक में फूड कितने घंटे तक रुकता है, तो ध्यान रखिएगा 4 आवर। स्टमक में फूड कितने स्टमक stomach keep a food 4 आवर, कितना 4 घंटे तक रखता है अप्रॉक्स 4 आवर, 4 आवर। फोर आवर्स, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। 4 आवर रखता है, कितने 4 आवर, राइट। कितने घंटे, 4 घंटे। 4 घंटे को पूरा कंप्लीट डाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब कभी कभी देखा होगा किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो फूड स्टमक में ही क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, ये गैस वगैरह बन जाती है। तो फूड स्टमक में ही सड़ने लगता है और फिर आप देखा होगा कि आपको क्या आती है, खतरनाक एक बास आती है, ठीक है ना, क्लियर। या स्मेल, बहुत बुरी तरीके की स्मेल आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसका रीज़न यही है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लगातार फटाफट बहुत ज़्यादा क्या करता है, रिलीज करता रहता है। तो अब क्या होता है, आपको लगता है कि हमें, आप कहते हो कि हमें एसिडिटी हो गई है, गैस बनने लगा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एंजाइम छोड़ता रहता है और वो एक तरीके से हाई एसिडिक होता है। तो इसी वजह से आपको एसिडिटी या डकार जैसे फीलिंग होती है, ठीक है ना। आप खाना जब कभी ज़्यादा खा लेते हो, आप बारात वगैरह में जाते हो ना, तो दूसरे का खाना समझ के, वो कहते हैं ना कि दूसरे का खाना ठूस के खाना, वो वाला हालत है। तो यहाँ ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब भी ऐसी दिक्कतें आने लगती है, ठीक है। तो खाना फ्री का समझ के ज़्यादा मत खाइएगा, सोच समझ के खाइएगा, नहीं तो फिर आपको इसका नतीजा भी देखना पड़ जाएगा, है ना? अपने अपने दोस्तों वगैरह को, या कभी आप भी रियलाइज़ किया होगा, ठीक है। तो एसिडिटी का जो शिकार होते हैं तो वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, इस वजह से वो एसिडिटी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइम छोड़ते हैं। एक रीज़न और ध्यान रखिएगा, अगर आप हर 3 घंटे या हर 6 घंटे के बाद खाना नहीं खाते हैं, हर 6 घंटे 6 आवर मान लो, हर 6 घंटे के बाद खाना नहीं खाते, तो आपका जो स्टमक है वो ऑटोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर 6 घंटे के बाद रिलीज करता है। और आप जब लगातार खाना नहीं खाते एक लॉन्ग टाइम के बाद, तो आपको वो एंजाइम रिलीज होने की वजह से आपको पेट के छाले जो सुनाई देते हैं ना, पेट के छाले जो आपने सुना होगा, वो इसी की वजह से होते हैं। लगातार एंजाइम अटैक करने की वजह से आपकी जो म्यूकस वॉल होती है वो वैसे तो न्यूट्रलाइज करती है, लेकिन लगातार जब आप अटैक करोगे तो वो कितना कंट्रोल करेगी। वैसे तो फूड रहता है तो फूड में मिक्स होता है, लेकिन अब जब डायरेक्ट अटैक होगा आपके ये जो स्टमक वॉल है, ये जो म्यूकस वॉल है, तो ये म्यूकस वॉल में जब डायरेक्ट अटैक होगा तो उस समय ये कितना रोकेगा। इसीलिए उस समय फिर आपकी वॉल पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और फिर आपको ऐसे पेट के छाले जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना, जानकारी रखना है। इसे एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एज इसे कंसेप्ट समझना है और आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है कि आप इससे बचाव कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आपको टाइम टू टाइम खाना वगैरह खाना। इसलिए मम्मी कहती है कि आप मम्मी या पापा जो भी हैं आपके गार्डियंस, वो कहते हैं कि भैया बेटा खाना खा लो, है ना, ठीक है। और बच्चा तो अपने धुन में रहता है, उसको खाने की याद ही नहीं रहती। चलो, हाइड्रोक्लोरिक की मैं बात कर रहा था, तो इसमें ध्यान रखिएगा, पीएच वैल्यू ध्यान रख लीजिए, फूड को एसिडिक बनाया जाएगा। जब तक एसिडिक नहीं बनाएंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसे एसिडिक बनाना कंपलसरी है। उसके बाद इट मेक्स एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक
दैट किल द हार्मफुल पैथोजन एंड बैक्टीरिया ऑफ फूड। फूड में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन वगैरह ये उनको क्या करता है, किल करता है। एक बात और आपको बताएंगे इंटेस्टाइन में कि आपके बॉडी में भी एक बैक्टीरिया है इकोलाई, जो सिम्बायोटिक रिलेशन स्टैब्लिश करता है, आपकी बॉडी से फूड लेता है और आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब आपके फूड डाइजेस्ट नहीं होते, आपको दस्त डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उस समय होता क्या है, आप जब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर वगैरह आप खा लेते हो तो उस समय दिक्कतें क्या आ जाती हैं कि कंटामिनेटेड फूड के रास्ते आपकी बॉडी में एक प्रोटोजोआ एंट्री कर जाता है, अमीबा। अमीबा क्या करता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इस वजह से आपकी बॉडी में वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता और फिर आपको दस्त डायरिया पेचिस ऐसे लूज मोशन जैसे शिकार हो जाते हो आप, ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसकी वजह से आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, ठीक है ना, इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट कर रहा होता है उसे ये इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि कुछ लोगों को वो जो प्रोटोजोआ है ना, उसको बोलते हैं एंटा अमीबा। एंटा अमीबा ये वैसे इंटेस्टाइन में लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, मैं बात कर रहा था आगे नेक्स्ट पेप्सिन की। देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा ना, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बहुत सारे एसिडिक मीडियम है, वो पैथोजन को खत्म कर देते हैं। दो लेवल में पैथोजन को खत्म किया जा रहा है, एक माउथ में लाइसोसोम के थ्रू और एक एससीएल में एससीएल के थ्रू स्टमक में। ठीक है, तो अब कैसे ही बचेगा वो, है ना। उसके बाद आता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, इट ब्रेक्स पेप्सिन प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड। तो देखिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ता, सबसे पहले ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, फिर पेप्टोन में बदलने के बाद फिर जब आप यहाँ आते हैं, क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी एक एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये पैंक्रियाज में जब आएंगे तो एक एंजाइम है आपका ये ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, फिर ये पेप्टोन को किस में बदलता है, पेप्सिन में। ठीक है, पेप्सिन फिर आगे चल के उसमें बदलेगा अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रोटीन जो है ये किस फॉर्म में है, ये अभी पेप्टोन फॉर्म में बदलेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये डायरेक्ट अमाइनो एसिड में नहीं बदल देगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी बदला जाएगा, ये आप दिमाग में सेटअप रख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा अमाइनो एसिड में। साथ ही साथ बात आती है म्यूकस की, तो ये क्या करेगा, इट लार्ज इनर वॉल है जो प्रोटेक्ट करता है एसिडिक मीडियम वाले एंजाइम से। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ब्लू कलर वाली लाइन, ये क्या है, एक तरीके से म्यूकस वॉल समझ सकते हैं। इनमें छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिलाई जो डाइजेस्ट हुआ है फूड उनको लिक्विड फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देंगे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं या एसिमिलेशन प्रोसेस। देन इसके बाद आता है फंडस। अच्छा, इनके पार्ट की बात करेंगे तो हमने 3 पार्ट की बात की थी, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। इट इज़ अ एंट्रिंग पॉइंट ऑफ स्टमक फॉर फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद कार्डियक है, इट जॉइन फंडस, ये पाइलोरिक के बाद सॉरी फंडस के बाद ये कार्डियक से ज्वाइन करता है। तो वही लिखा हुआ कि ज्वाइन फंडस, रिसीव द फूड, रिलीज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, एंड रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस एंजाइम वगैरह रिलीज करके उसे डाइजेस्ट किया जाएगा, जिसमें एससीएल, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस वगैरह ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है ना, जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या है, इट इज अ लास्ट लोअर पार्ट ऑफ स्टमक दैट जॉइन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये पाइलोरिक वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन करेगा एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन करेगा, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। इट रिलीज अनडाइजेस्टेड फूड इनटू ड्यूडेनम and digest basic nature of food mixed with the bile juice and released by liver लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है बाइल जूस का, 7.5 से 8.05 के करीब पीएच वैल्यू होगा। और अगर हम बेसिक नेचर ऑफ फूड पैंक्रियाटिक की बात करेंगे तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.5 से 8.6 के करीब होता है। ठीक है, तो ये लगभग बेसिक नेचर है, इसलिए आसपास ही होगा, ज़्यादा गैप नहीं होगा इसमें, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो स्टमक का खत्म हो गया।
स्टमक के बाद आता है पैंक्रियाटिक जूस। एक बार इसे देख लीजिएगा, फिर हम डायग्रामेटिकल भी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। पैंक्रियाटिक जूस की अगर बात करेंगे तो इट इज़ अ डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलीज पैंक्रियाटिक एंजाइम अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, देखिए अमाइलेज का काम क्या होता है, हमने माउथ में ही देखा था, उसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो ओबियसली बात है कि कार्बोहाइड्रेट शुगर में टूटा होगा, तो शुगर को भी डाइजेस्ट करेंगे तभी तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये एक तरीके से अमाइलेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद लाइपेज आता है। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, फैट वगैरह। मैंने पहले ही बोला है कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट, स्टमक में प्रोटीन, और ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द पैंक्रियाटिक ग्लैंड के थ्रू ये डाइजेस्ट करेगा किसको। याद रखिएगा, डाइजेशन मैंने पैंक्रियाज लिखा तो इसका मतलब आप वो मत समझ लीजिए कि पैंक्रियाज में जाकर डाइजेस्ट होगा। यहाँ केवल ग्लैंड्स है, यहाँ डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन आपका कहाँ होगा, ये ड्यूडेनम के पास है, ये ड्यूडेनम ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होगा, वहाँ पे ये। अब चूंकि आप ध्यान रखिएगा, फूड अभी जो निकला हुआ वो कैसा है, बेसिक नेचर का। इसे एसिडिक मीडियम में जब तक बनाएंगे नहीं तब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे HCl ने बनाया था, यहाँ कौन बनाएगा, बाइल जूस। ये लीवर में है बाइल जूस, ठीक है ना, ये लीवर में क्या है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेंगे, इसे पहले फूड को निकलते ही से मिक्स करेंगे ड्यूडेनम में। ये हो गया बेसिक नेचर का। अब ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड क्या करेगा, रिलीज करेगा तीनों टाइप के एंजाइम। अब ये 3 टाइप के एंजाइम रखता है, मतलब सारे फूड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल पैंक्रियाटिक, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। ऑल डाइजेस्टिव फूड ऑफ ग्लैंड्स, सारे फूड को डाइजेस्ट करने वाला ग्लैंड्स। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ कभी पूछ दे ऑब्जेक्टिव में तो ध्यान रखिएगा, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन है, पैंक्रियाज। ऑल डाइजेस्टिव ऑर्गन पूछे तो वो इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक में। तो ध्यान रखिएगा 3 पार्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। फूड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, अब बात आती है ट्रिप्सिन की। तो वहाँ पे क्या था, पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या किया था, डाइजेस्ट किया था किसको, प्रोटीन को। पेप्सिनोजेन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया था। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, एक्टिव कर दिया तो पेप्टोन। अब पेप्टोन से ये किस में कन्वर्ट करेगा, इसे पेप्टोन को, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते वक्त पेप्टोन को किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। पेप्टोन को ये कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड का डाइजेशन आप वहाँ भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और बात आती है कहाँ पे, यहाँ पे तो प्रोटीन को ये क्या करेंगे, पहले जो पेप्सिनोजेन है, ये इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, पेप्टोन में। पेप्टोन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यही पेप्टोन आगे चल के आपको दिख रहा होगा कि किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है, ये चीज यहाँ पे भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो, और ये लाइपेज किस में तोड़ेगा, लाइपेज की अगर बात करोगे तो लाइपेज तोड़ेगा आपका ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में। ठीक है, क्लियर है, मैंने उसका यहाँ लिखा नहीं है। और देन इसके बाद ये ड्यूडेनम से डाइजेस्ट होने के बाद सीधे कहाँ एंट्री करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब वो ड्यूडेनम ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करते हुए ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला ड्यूडेनम, ये है ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद आपका क्या आएगा, इलियम। ठीक है, ये जे जैसे है इसलिए जेजुनम बोलते हैं, फिर आता है ये वाला इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में जब एंट्री करेंगे तो इसको बोलते हैं सीकम, कोलोन, और इसके बाद रेक्टम, और लास्ट में एनस आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इट इज अ नैरो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, इट अबाउट लेंथ 6.5 मीटर। ठीक है ना, जो 3 पार्ट में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, सबसे पहले ड्यूडेनम से फूड डाइजेस्ट होते हुए जेजुनम में आता है। यहाँ पे जो वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन होगा मिनरल्स का, और फूड डाइजेस्ट होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ गया इरिप्सिन एंजाइम। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इरिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, अमाइनो एसिड को और तोड़ने की कोशिश करेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में या एनर्जी के फॉर्म में,
ठीक है, ताकि इसे और यूटिलाइज किया जा सके। लेकिन हालांकि अमाइनो एसिड से अब नीचे आप नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि वो बना ही अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ डाइजेस्टिव अमाइनो एसिड इनटू इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है ना। अच्छा, 1 मिनट। ये जो सॉरी ये इनटू पायरुविक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, ये तो उसका ग्लूकोज का। ठीक है, इसको यहाँ हटाना पड़ेगा ना। ये ऐसा कर सकते हैं, इट डाइजेस्ट अमाइनो एसिड एंड पायरुविक एसिड। इसको एंड कर दीजिए। ठीक है, एंड 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 pyruvic acid with use of iripisin and other enzyme. Iripisin and other enzyme. other enzyme। ठीक है, अदर एंजाइम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। वैसे हालांकि यहाँ पे केवल अमाइनो एसिड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और साथ ही साथ वो लिपिड का देखिए कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। पूछेगा कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, तो वो लिपिड है। ठीक है ना, वो गिल्सरॉल के बाद डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ध्यान रखिएगा, इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसकी लेंथ कम होती है। इसका नाम लार्ज इसलिए है क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है। अगर इसे 20 से डिवाइड कर दिया जाए तब तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये भी चूंकि क्या है, डायमीटर ज़्यादा है, इस वजह से इसको क्या बोल दिया गया है, इसको लार्ज बोल दिया गया है। बाकी ये है क्या, स्मॉल। इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल है, कितना है, अप्रॉक्स 1.6 मीटर है। ठीक है ना। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। क्लियर, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करोगे तब होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगर डायग्रामेटिकली, तो ये आपको लगभग इसका लेंथ बता दिया 1.5 मीटर है ना, कम ही होता है। इसमें केवल मिनरल्स वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसे ब्लड में भेजा जाएगा। अब थोड़ा एक बार डायग्रामेटिकल हम देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले माउथ से फूड आया, ठीक है ना, और सीधे ये एंट्री किया कहाँ, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के पास होता है इपिग्लोटिस। ये जैसे ही फूड आएगा तो ये इपिग्लोटिस क्या करेगा, ये इधर घूम जाएगा। ठीक है ना, और जब वो ऑक्सीजन वगैरह आएगा तो ये क्या करेगा, इधर खुल जाएगा, इधर बंद कर देगा। कभी कभी होता क्या है कि हम खाना खा रहे होते हैं और हम किसी सोच में पड़े होते हैं। ठीक है ना, हम सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उस समय क्या करता है, इपिग्लोटिस जैसे ही फूड आएगा तो हमारे दिमाग से, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से पूछ रहा होता है कि बताओ क्या आ रहा है, फूड आ रहा है कि खाना आ रहा है, फूड आ रहा है कि खाना आ रहा है। ठीक है, तो ये बेचारा सोच में पड़ा हुआ है ना, किसी के ख्यालों में। ठीक है, तो इस वजह से ये जैसे ही एंट्री करता है तो ये कमांड नहीं दे पाता, इसीलिए ये क्या करता है, फूड आ रहा होता है और ये फूड साइड ही ब्लॉक हो जाता है। और फूड साइड ब्लॉक हो जाएगा तो फूड कहाँ चला आता है, ये फूड चला आ रहा होता है कहाँ, एयर पाइप में। तो एयर पाइप देखता है, वो लंग्स देखता है, अरे अरे ये तो गलत रास्ते में फूड आ रहा है, इसको तुरंत क्या करेगा, झटका देगा। और झटका देगा तो उस केस में भी आपको क्या आती है, हिचकियाँ वगैरह आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फूड 2 बार 3 बार झटका देता रहता है, इसलिए देखा होगा कभी कभी कि आपको 2 बार 3 बार लगातार हिचकी आती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब फूड मान लीजिए यहाँ एंट्री किया, एंट्री करते वक्त सीधे कहाँ गया, इसोफेगस के पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इसोफेगस में गया।
इसोफेगस के रास्ते ये पहले बात स्टमक पहुंचा, स्टमक में बोलस बनाते हुए, अच्छा जब ये स्टमक से निकलता है तो ये काइम बनाता है। तो आप स्टमक में यहाँ लिख लीजिएगा क्या बनाएगा, काइम। फूड एग्जिट किस फॉर्म में, काइम के फॉर्म में। यहाँ पे पाइलोरिक से जब निकलता है तो किस फॉर्म में निकलेगा, काइम के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। मिक्स विद वाइल जूस एंड डाइजेस्टिव, यहाँ काइम के फॉर्म में, यहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं बोलस, बोलस फूड काइम, ठीक है ना। काइम, ये काइम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ, स्टमक में, काइम के फॉर्म में, क्लियर, ठीक है। और देन उसके बाद ये काइम के फॉर्म में कार्डियक में आएगा, कार्डियक में डाइजेस्ट होगा, 4 घंटे तक यहाँ रुकेगा फूड, और 4 घंटे तक रुकने के बाद सीधे ये कार्डियक के बाद पाइलोरिक से एंट्री करते हुए ड्यूडेनम पहुंचेगा। ड्यूडेनम में बेसिक नेचर ऑफ फूड डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद फिर ये एंट्री कर जाएगा कहाँ, जेजुनम में। जेजुनम में डाइजेस्ट होगा इरिप्सिन एंजाइम की हेल्प से, और देन इसके बाद फिर ये सीधे एंट्री कर जाएगा जेजुनम के बाद कहाँ एंट्री कर जाएगा, जेजुनम के बाद आपका एंट्री कर जाएगा इलियम में, ये है इलियम, ठीक है ना, ये इलियम में एंट्री कर जाएगा, ये इलियम में, और इलियम के बाद एंट्री करते हुए सीधे कहाँ आएगा, ये सीकम में आएगा। सीकम वो जॉइंट पार्ट है जहाँ से ये क्या करता है, ये फूड डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ एक छोटा सा ट्यूब झूलता रहता है, ये पहले क्या था, अपेंडिक्स, बड़ा सा साइज में ये होता है। पहले हम लोग घास फूस खाते थे या कंदमूल वगैरह खाते थे, तो उसमें होता था क्या, स्टार्च या क्या कहते हैं, स्टार्च होता था, स्टार्च के साथ एक और है, स्टार्च को और एक और है सेलुलोज। सेलुलोज का डाइजेस्ट करने के लिए ये अपेंडिक्स हेल्प करता था। एनिमल्स वगैरह में आज भी है, काउस वगैरह में आज भी है, उनकी साइज ज़्यादा है। हम लोगों में इसलिए एक्सटेंट हो गया क्योंकि हम लोग पका हुआ फूड खाने लगे, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये धीरे धीरे एक्सटेंट होता गया, अभी छोटा सा है, इसे आप ऑपरेशन करके हटा भी सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। तो अब इसकी ज़रूरत रही नहीं खास तौर से, ठीक है ना। और फूड डायरेक्ट यहाँ से सीधे एंट्री करके आगे चला जाता है, इधर नहीं आता, ठीक है ना, अपेंडिक्स साइड। अब फूड सीकम में एंट्री करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। ये कोलोन है पूरा, ये ऊपर एंट्री करेगा इसे डिसेंडिंग कोलोन, और जब नीचे की तरफ आएगा तो असेंडिंग कोलोन, ठीक है ना। अधिक से कम की ओर तो डिसेंडिंग, कम से अधिक की ओर तो असेंडिंग। तो ये अभी चढ़ाई में जा रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग कोलोन। और ये नीचे आ रहा है ना ढलान में, इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। अब यहाँ से आगे एंट्री करते हुए ये कोलोन आगे चल के 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। पहला तो कोलोन हो गया ये, फिर आगे आएगा तो इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम, ठीक है ना, कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम के बाद लास्ट वाला पार्ट एनस कहलाएगा, ठीक है। सीकम, कोलोन, रेक्टम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, और लास्ट वाला एनस। तो एनस के थ्रू जो बचा हुआ बॉडी वेस्ट है उसे बाहर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो छोटे छोटे रिंग लाइक दिख रहा है ना, ये रिंग लाइक, पोर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से ये क्या करेंगे, वाटर या मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट डाइजेशन और डाइजेशन प्रोसेस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार 2 बार इसे रिमाइंड करके देखें, और इसे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।